इसके बाद हम देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन आता है। तो देखो पोलन ग्रेन की स्ट्रक्चर में यहाँ पे दिखाया है। यहाँ पे मैं इंटाइन है, सेल्यूलेज की बनी हुई है। आउटर लेयर इज कॉल्ड एक्साइन, इसको हम एक्साइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्साइन बोलते हैं। ये पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर है बेसिकली। ठीक है, तो इसमें और कुछ भी नहीं देखना है आपको। इसमें दो सेल दिखाया गया है, एक वेजिटेटिव सेल है जिसको हम ट्यूब सेल बोलते हैं, और दूसरी जनरेटिव सेल है। ठीक है, जिसको मेल गैमेट बोलते हैं। अब देखो इसमें किस तरीके से है, यानी कि देखो जनरेटिव सेल न्यूक्लियस है ये वाला, ये जनरेटिव सेल है हमारे। ये वेजिटेटिव सेल है जिसको ट्यूब सेल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्यूब सेल। ये बाइसेलुलर पोलन है। यहाँ पर देखो कुछ ऐसे एंजियोस्पर्म होते हैं जिसमें जो जनरेटिव सेल है वो डिवाइड होकर थ्री सेल्ड स्टेज बना लेती है। इसको बोलते हैं हम ट्राई सेलुलर या थ्री सेल्ड स्टेज। और ये होती है टू सेल्ड स्टेज। टू सेल्ड स्टेज मतलब ये दो सेल स्टेज होती है और वो तीन सेल स्टेज होती है। अब देखते हैं हम लोग, अगर बात करते हैं कितने परसेंटेज में मिलेगा, तो टू सेल और थ्री सेल स्टेज बेसिकली देखने मिलता है। थ्री सेल मिलता है अप्रोक्सीमेट 40% एंजियोस्पर्म में थ्री सेल स्टेज मिलेगा, और मेजॉरिटी में 60% में टू सेल स्टेज देखने के लिए मिलता है। ठीक है, तो इस चीज को आप याद रखिएगा, टू सेल स्टेज कितने मिलेगा और थ्री सेल स्टेज कितने ऑर्गेनिज्म में देखने के लिए मिलता है, कितने परसेंट एंजियोस्पर्म में। तो देखो डाइसेंस ऑफ एंथर की अगर हम बात करते हैं, एंथर का डाइसेंस कब होता है? ड्यूरिंग द मैच्योरेशन ऑफ एंथर वेरियस चेंजेस टेक प्लेस इन द वॉल ऑफ एंथर। मतलब एंथर की वॉल में बहुत सारे चेंजेस देखने के लिए मिलते हैं। वो कौन कौन से चेंजेस होंगे देखते हैं। तो उसमें देखो ये डायग्राम है हमारा, ये एंथर की वॉल है, ये स्टोमियम है, या इस प्लेस को बोलते हैं हम लोग स्टोमियम। इसको बोलते हैं स्टोमियम। स्टोमियम, ये पोलन सैक है, इसको बोलते हैं पोलन सैक। क्या बोलते हैं? पोलन सैक। और इसके अंदर ये प्रेजेंट है पोलन ग्रेन। क्या प्रेजेंट है? ये पोलन ग्रेन है। ये पोलन ग्रेन है। ठीक है, तो ये एंथर की इस तरीके से वॉल होती है। ठीक, अब हम इसके बारे में देखेंगे। देखो डाइसेंस ऑफ एंथर का डायग्राम। देखो डाइसेंस ऑफ एंथर किसके कहां से होता है बेसिकली, अगर मैं बात करूं तो ये होता है डाइसेंस ऑफ एंथर ये स्टोमियम प्लेस से होता है। किस प्लेस से होता है? स्टोमियम से होता है। कहां से होता है? स्टोमियम। इसको प्लेस को हम बोलते हैं स्टोमियम। और ये आपको बताया था डाइसेंस ऑफ एंथर में हेल्प करती है एंडोथीसियम। एंडोथीसियम हाइड्रोस्कोपिक इन नेचर होती है। कैसी होती है? हाइड्रोस्कोपिक नेचर की होती है। ठीक है, वो क्या करेगी? एनवायरमेंट से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करेगी और स्वेल हो जाएगी। जब इंटेंसिटी ऑफ लाइट इंक्रीज होगी, मतलब धूप तेजी से आएगी, तो क्या होते हैं यहाँ पर कैलोज बैंड जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, सिकुड़ते हैं। इससे क्या होगा? ये वॉल अंदर की तरफ को एक प्रेशर लगाएगी इधर को, और ये वाली इधर को, दोनों की अपनी प्लेस छोड़ देंगे, और ये क्या होगा? एंथर डाइसेंस हो जाएगा। और जब मैच्योर एंथर होता है, मैच्योर एंथर में दो पोलन सैक होते हैं, यानी कि मैच्योर एंथर हैव
टू पोलन सैक। कितने? 2 पोलन सैक होते हैं। मैच्योर एंथर हैव 2 पोलन सैक, ध्यान रखिएगा, क्योंकि बीच के जो स्पोरोजेनस टिश्यू हैं वो डिजेनरेट हो जाते हैं, इसलिए इसमें क्या होते हैं, 2 पोलन सैक होते हैं। ठीक है। हाँ, अब हम देखते हैं यहाँ पर 2 पोलन सैक तो प्रेजेंट हुए। अब आगे देखते हैं हम लोग किस तरीके से होगा। देखो, ये आपको पूरा स्ट्रक्चर दिख रहा है, ड्रैगमेटिक शो है, ये पोलन ग्रेन है, स्टोमियम है, ये कनेक्टिव है जहां से फिलामेंट अटैच होता है। ठीक है, और ये टैपिटम इनर मोस्ट वॉल है, डिजेनरेट हो जाती है, वैसे मिडिल लेयर भी खत्म हो जाती है, और पोलन ग्रेन क्या होंगे, बाहर की तरफ मूव करने लग जाएंगे। ठीक, पोलन ग्रेन आउटसाइड द कैविटी मूव करने लगते हैं। तो इसमें आप और देख सकते हैं, अगर आपको देखना है तो ये हमने इसको माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है, तो ये वाला पार्ट होता है स्टोमियम का। स्टोमियम इसी को बोलते हैं। ठीक है, तो स्टोमियम हुआ ये। अब देखो, यहां तक में होप फॉर द बेस्ट, आपको कोई भी डाउट नहीं आएगा। इसके बाद हमारा आता है माइक्रो गैमेटोजेनेसिस और डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट। मतलब जो अब माइक्रो के मतलब मेल गैमेटोफाइट को फॉर्म करेंगे, किस तरीके से होता है। ठीक है, तो देखो, फ्लावरिंग प्लांट में पोलन ग्रेन जो होते हैं या माइक्रोस्पोर, ये फर्स्ट सेल बोलते हैं इनको, मेल गैमेटोफाइट। ठीक है, और बेसिकली अगर हम बात करते हैं क्या, और डेवलपमेंट ऑफ पोलन ग्रेन टेक प्लेस बिफोर डाइसेंस ऑफ एंथर। मतलब इस टाइप के डेवलपमेंट को हम इन सितु डेवलपमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इन सितु डेवलपमेंट। इन सितु डेवलपमेंट। ठीक है, तो इन सितु डेवलपमेंट क्या होता है कि डेवलपमेंट ऑफ पोलन ग्रेन टेक प्लेस बिफोर डाइसेंस ऑफ एंथर, यानी कहां पे होगा? पोलन सैक में होगा। सो इट इज कॉल्ड प्रीकोशियस डेवलपमेंट, या इन सितु जो मैंने बोला, ये रहा देखो, इन सितु डेवलपमेंट। हाँ, तो देखो, डेवलपमेंट ऑफ पोलन सैक आल्सो टेक प्लेस एट मदर प्लेस। कहां पे? इनसाइड पोलन सैक ऑफ एंथर। कहां पर? पोलन सैक ऑफ एंथर पे होगा, इसलिए इसको बोलते हैं हम लोग इन सितु डेवलपमेंट। अब यहां पर देखते हैं, देखो, प्री पोलिनेशन डेवलपमेंट, मतलब पोलिनेशन से पहले क्या क्या डेवलपमेंट होंगे, फिर पोस्ट पोलिनेशन डेवलपमेंट देखेंगे। देखो, प्री पोलिनेशन का मतलब है कि डाइसेंस हुआ एंथर का, उससे पहले की बात चल रही है। इन द बिगिनिंग ऑफ द प्रोसेस ओनली न्यूक्लियस ऑफ पोलन ग्रेन डिवाइडेड बाय अनइक्वल माइटोटिक डिवीजन। जो हमने पीछे पढ़ चुके हैं, 2 अनइक्वल माइटोटिक डिवीजन होंगे, जिससे एक लार्ज सेल और एक स्मॉल सेल फॉर्म होंगे, रिजल्टिंग टू अनइक्वल साइज ऑफ न्यूक्लियस आर फॉर्म। एक बड़ा न्यूक्लियस बनेगा और एक छोटा। स्मॉल न्यूक्लियस जो होता है नियर द वॉल इज कॉल्ड जनरेटिव। जो छोटा न्यूक्लियस होगा वो जनरेटिव न्यूक्लियस होता है। और लार्ज न्यूक्लियस जो होगा, जो कहां प्रेजेंट होता है? प्रेजेंट इनसाइड द साइटोप्लाज्म, इज कॉल्ड ट्यूब और वेजिटेटिव न्यूक्लियस। इसको हम ट्यूब न्यूक्लियस या वेजिटेटिव न्यूक्लियस कहते हैं। किसको? जो हमारा बेसिकली क्या करता है, जो लार्ज सेल बनती है। ठीक है, मतलब देखो, ये हमारे पास एक पोलन ग्रेन है। ठीक है, जब इसमें डिवीजन हुआ तो इस तरीके का हो गया कुछ। ये हमारे पास लार्ज न्यूक्लियस है और ये स्मॉल न्यूक्लियस है। ये इसको हम ट्यूब न्यूक्लियस बोलते हैं, और ये है वेजिटेटिव, सॉरी, जनरेटिव। ये जनरेटिव है। ठीक, तो वही यहां पे लिखा हुआ है, बोथ न्यूक्लियस सराउंडेड बाय साइटोप्लाज्म एंड बिकम डेंस।
फॉलोड बाय अनइक्वल साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस भी कैसी होगी, अनइक्वल होगी। एज ए रिजल्ट टू अनइक्वल साइज ऑफ सेल्स आर फॉर्म, ठीक है, जिसमें लार्ज सेल होगा, जो लार्ज सेल है, लार्ज न्यूक्लियस इज प्रेजेंट, known as vegetative cell, याद रखिएगा, and small cell in which small nucleus is present called generative cell। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, मतलब जो छोटी सेल है जिसके अंदर स्मॉल न्यूक्लियस प्रेजेंट है उसको हम बोलते हैं जनरेटिव सेल, और जो लार्ज सेल थी जिसके अंदर लार्ज न्यूक्लियस था उसको हम बोलते हैं वेजिटेटिव सेल या ट्यूब सेल। अब इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो वो हमारा आता है क्या, हमने प्री पोलिनेशन डेवलपमेंट देखा। अब देखो पोलन ग्रेन्स क्या होते हैं, इसमें बाई सेल्ड या बाई न्यूक्लिएटेड स्टेज में आ गए, ठीक है। तो बेसिकली अगर हम बात करते हैं बाई सेल्ड, जो मैंने अभी आपको बोला भी था, बाई न्यूक्लिएटेड स्टेज 60% एंजियोस्पर्म में होती है, ठीक है, और ट्राई सेल्ड स्टेज 40%, जिसको मैंने बोला था 3 सेल्ड स्टेज। ये क्वेश्चन पूछा गया है, नीट में क्वेश्चन आया हुआ है कि 3 सेल्ड स्टेज कितने परसेंट एंजियोस्पर्म में होती है, 40% में, और 2 से बाई सेल्ड स्टेज कितने मिलती है, 60% एंजियोस्पर्म में बाई सेल्ड या बाई न्यूक्लिएटेड स्टेज उपस्थित होती है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है सब, इसको याद रखिएगा थोड़ा सा। ये वाला मैं इसको मार्क कर देता हूं फिर से, ए यहां से लेकर आप ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमारा आता है पोस्ट पोलिनेशन डेवलपमेंट। पोस्ट पोलिनेशन डेवलपमेंट की अगर हम बात करते हैं, जो पोलिनेशन के बाद की है, देखो पोस्ट पोलिनेशन की बात करते हैं, देखो बाइसेल स्टेज तो बन गया था, अब आगे डेवलपमेंट होगा, ठीक है। फर्दर डेवलपमेंट ऑफ पोलन ग्रेन, यानी कि इमेच्योर मेल गैमेटोफाइट टेक प्लेस ऑन द स्टिग्मा, मतलब स्टिग्मा पे क्या होगा, अब आगे डेवलपमेंट होगा, स्टिग्मा ऑफ कार्पल आफ्टर पोलिनेशन। पोलन क्या करेगा, ये एब्जॉर्ब करता है मॉइस्चर एंड शुगर कंटेंट फ्रॉम स्टिग्मा। देखो ये जो पोलन ग्रेन है ये हमारे पास स्टिग्मा है, ये स्टिग्मा बनाया मैंने, इस स्टिग्मा की सरफेस पे पोलन ग्रेन आया, ये क्या करेगा, यहां से एनवायरमेंट से मॉइस्चर लेगा और यहां से शुगर, इसको एब्जॉर्ब करने के बाद ये स्वेल हो जाएगा, फूल जाएगा, और फूलने के बाद क्या होगा, इसके अंदर जो डेंस साइटोप्लाज्म था वो डाइल्यूट होना शुरू होगा। सबसे पहले जो इसका ट्यूब सेल होती है, ट्यूब सेल, उसमें हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर डेवलप होगा, वो पोलन जो हमारा पोर था, क्या, पोलन पोर, उसके थ्रू इसकी इंटाइन अंदर बाहर की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देगी। देखो शुगर कंटेंट फ्रॉम द स्टिग्मा, ड्यू टू दिस वॉल्यूम ऑफ इंटरनल कंटेंट ऑफ साइटोप्लाज्म इंक्रीज, मतलब अंदर का जो वॉल्यूम था साइटोप्लाज्म का वो बढ़ जाएगा। वो क्या करेगा, बढ़ने के बाद एक अंदर की तरफ से प्रेशर डेवलप करेगा जो बाहर की लेयर है, और इस प्रेशर से जो इंटाइन होती है अंदर की लेयर कम्स आउट थ्रू एनी जर्म पोर, मतलब जर्म पोर से क्या होगा, ये जो इंटाइन है वो बाहर आ जाएगी इन द फॉर्म ऑफ ट्यूब, मतलब यहां से इंटाइन एक ट्यूब के फॉर्म में बाहर आ जाएगी। इसमें सबसे पहले वेजिटेटिव न्यूक्लियस आएगा, उसके बाद जनरेटिव न्यूक्लियस आएगा। अगर 3 सेल्ड स्टेज है तो यहां पर न्यूक्लियस डिवाइड नहीं करेगा, लेकिन अगर बाई सेल्ड स्टेज है तो जनरेटिव सेल फिर से डिवाइड करके 3 सेल्ड स्टेज बना देगा, ठीक है। हाँ, तो देखो इसमें क्या होगा, बिकॉज ऑफ दिस प्रेशर इंटाइन कम्स आउट थ्रू एनी जर्म पोर फ्रॉम विच ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड पोलन ट्यूब, उसको हम बोलते हैं पोलन ट्यूब। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले कौन सी सेल इसमें ट्यूब में एंटर करेगी, वेजिटेटिव न्यूक्लियस, मतलब वेजिटेटिव न्यूक्लियस एंटर करेगा,
ठीक है, और टिप पर पहुंच जाएगा सबसे आगे। मतलब लेट सपोज ये मेरे पास पोलन ट्यूब है, ये पोलन ट्यूब है, तो सबसे आगे की तरफ जो होगा ये वेजिटेटिव न्यूक्लियस है। ये वेजिटेटिव है। इसके पीछे जो न्यूक्लियस होंगे वो जनरेटिव होंगे, ये हैं जनरेटिव, ये जनरेटिव है। तो देखो, द स्पिंडल शेप जनरेटिव नाउ एंटर इनटू द पोलन ट्यूब। इनसाइड द पोलन ट्यूब जनरेटिव सेल डिवाइड माइटोटिकली। एक चीज याद रखिएगा, 3 सेल्ड स्टेज वाले पोलन ग्रेन में पोलन ट्यूब के अंदर जनरेटिव सेल डिवाइड नहीं करेगा, केवल किस में करेगा, बाइसेल्ड यानी कि 60% में करता है, इतना याद रखिएगा। टू फॉर्म 2 नॉन मोटाइल मेल गैमीट, इससे क्या बनेंगे, 2 नॉन मोटाइल मेल गैमीट। तो यहां पर कैसी स्टेज आएगी, 3 सेल्ड स्टेज। नाउ मेल गैमेटोफाइट कम्स इन 3 सेल स्ट्रक्चर इन विच 1 वेजिटेटिव सेल एंड 2 मेल गैमीट्स। मतलब इसमें एक वेजिटेटिव सेल होगी और 2 मेल गैमीट होंगे, 3 सेल स्टेज आ गई। ठीक है, मतलब 3 कोशिकाएं वहां पर उपस्थित होंगे। तो देखो, 3 सेल स्टेज रिप्रेजेंट द मैच्योर मेल गैमेटोफाइट। ये 3 सेल स्टेज ही मैच्योर मेल गैमेटोफाइट ऑफ एंजियोस्पर्म को रिप्रेजेंट करती है, याद रखिएगा। कैप्सुला में होता है। मेल गैमेटोफाइट इज हाईली रिड्यूस एंड कंप्लीटली डिपेंड ऑन स्पोरोफाइट। मतलब कंप्लीटली किस पर डिपेंड करेगा, स्पोरोफाइट पर। मेल गैमेटोफाइट किस पर डिपेंड करता है, स्पोरोफाइट पे। ठीक है, अब देखो, सबसे पहले पोलन ट्यूब को किसने डिस्कवर किया था, जीबी अमेकी। किसने, जीबी अमेकी ने किया था। एक क्वेश्चन आपको मॉड्यूल में दिया हुआ है इसका। ठीक है, लॉन्गेस्ट पोलन ट्यूब किस में मिलती है, जियामेज में मिलती है, इसका भी क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। इन विच प्लांट लॉन्गेस्ट पोलन ट्यूब प्रेजेंट, तो लॉन्गेस्ट पोलन ट्यूब मिलेगी जियामेज में। ठीक है, जियामेज में लॉन्गेस्ट पोलन ट्यूब मिलती है। ठीक है, इसके बाद देखो, यहाँ पे आप देख सकते हैं पोलन ट्यूब को यहाँ पर दिखाया गया है। ये न्यूक्लियस है, ठीक है, ये 2 सेल स्टेज होगी, ये जनरेटिव सेल है, ये ट्यूब सेल है। ये सरफेस ऑफ स्टिग्मा पे गई, वाटर एब्जॉर्ब कर लिया, तो इसकी जो लार्ज सेल थी ये वाली, ये क्या करेगी, इसमें प्रेशर पड़ेगा और एक जर्म पोर से बाहर आ गई। आगे की तरफ ये ट्यूब न्यूक्लियस है, पीछे की तरफ मेल गैमीट है 2। अगर 3 सेल्ड है तो दोनों ऐसे आ जाएंगे, 2 सेल्ड है तो डिवीजन होगा। ये देखो यहाँ पर ये डेवलपमेंट हुआ, यहाँ पे मेल गैमीट, ठीक है, ये इस तरीके से मूव करते रहते हैं, टर्मिनल पोजीशन पे आए। इस तरीके से पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है, ये आपको नोट्स में भेज दिया गया है। अब इसके बाद स्टार्ट होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, दैट इज द गाइनोशियम। देखो, यहाँ पे हमने मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन तक पढ़ लिया है, इसके बाद आता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, दैट इज गाइनोशियम। देखो, गाइनोशियम जो होता है यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, इसकी यूनिट होती है पिस्टिल या कार्पल। क्या होती है, पिस्टिल या कार्पल। और कार्पल को हम बोलते हैं मेगा स्पोरोफिल। वहां पे पोलन ग्रेन को हमने माइक्रोस्पोरोफिल बोला था, ध्यान रखिएगा, माइक्रोस्पोरोफिल। ठीक है, हर एक कार्पल के 3 पार्ट होते हैं। फर्स्ट वन इज स्टिग्मा, सेकंड इज स्टाइल और थर्ड ओवरी। देखो, सबसे अपर पार्ट है स्टिग्मा, लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर स्टाइल, और बेसल बल्क पार्ट इज कॉल्ड ओवरी। अब क्या होगा, इसमें नीचे बेसल बल्क पार्ट में प्रेजेंट होते हैं ओव्यूल्स। ये जो स्ट्रक्चर है ये ओव्यूल का है। ये ओव्यूल्स है, ठीक। तो ओव्यूल्स हैं, ओव्यूल्स किस में डेवलप हो जाते हैं, सीड में। ये हम शुरू के लेक्चर में पढ़ लिया था। और अगर हम बात करते हैं ओवरी, ये ट्रांसफॉर्म हो जाती है फ्रूट में। ये किस में ट्रांसफॉर्म हो जाएगी, फ्रूट में हो जाएगी। ठीक,
अब इसमें देखते हैं जो कार्पेल का फ्री एंड होता है। देखो ये कार्पेल बना रहा हूं मैं फिर से, इस वाले पार्ट को बोलते हैं स्टिग्मा, यानी कि फ्री एंड ऑफ कार्पल विच रिसीव पोलन ग्रेन इज कॉल्ड स्टिग्मा। यानी कि स्टिग्मा एक्ट एज अ लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर पोलन ग्रेन, लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर पोलन ग्रेन। मतलब ये पोलन ग्रेन के लिए लैंड करने के लिए प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराता है। उसके बाद अ लॉन्ग नैरो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन बिटवीन स्टिग्मा एंड ओवरी इज कॉल्ड स्टाइल। ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, ये वाली ओवरी और स्टिग्मा के बीच में प्रेजेंट है, उसको बोलते हैं स्टाइल। क्या बोलते हैं? स्टाइल बोलते हैं। द बेसल स्वेलन पार्ट ऑफ कार्पल इज कॉल्ड ओवरी। जो लोअर मोस्ट पार्ट होता है बेसल पार्ट, उसको हम ओवरी बोलते हैं। और ओवरी के अंदर क्या होगा? ओव्यूल से प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम बोलते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया, सॉरी मैक्रोस्पोरेंजिया बोलते हैं ओव्यूल को। ओव्यूल को क्या बोलते हैं? मेगास्पोरेंजिया। ये इंपॉर्टेंट है। विच आर बोर्न ऑन द कोजन लाइक टिश्यू कॉल्ड प्लेसेंटा इन द ओवरी। कहां पर बोर्न होते हैं? प्लेसेंटा से बोर्न होते हैं, ओवरी के अंदर। अब देखो स्ट्रक्चर देखते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल और मेगास्पोरेंजिया। तो देखो स्ट्रक्चर का एक चीज याद रखना, आर रिजिड और स्टॉक लाइक आउटग्रोथ इज फॉर्म्ड फ्रॉम द प्लेसेंटा ऑफ द ओवरी ऑन विच बॉडी ऑफ ओव्यूल्स आर प्रेजेंट। मतलब जिसमें ओव्यूल्स क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। अब देखो each ovule attached to the placenta by means of thin stalk called funicle। मतलब जो स्टॉक प्रेजेंट होती है जिससे ओव्यूल प्लेसेंटा से अटैच होता है, उसको फ्यूनिकुलस बोलते हैं या फ्यूनिकल बोलते हैं। द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ फ्यूनिकल विद द ओवरी इज कॉल्ड हाइलम। मतलब हाइलम क्या होता है? जिस पॉइंट से फ्यूनिकल ओवरी से अटैच होता है उसको हम हाइलम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइलम बोलते हैं। देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये हाइलम है। ये जो इसके बाद ये जो कवरिंग है, ये प्रोटेक्टिव कवरिंग को इंटेग्यूमेंट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंटेग्यूमेंट्स बोलते हैं। ठीक है। जहां पर इंटेग्यूमेंट्स प्रेजेंट नहीं होते हैं उस एंड को हम माइक्रोपाइलर एंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? माइक्रोपाइल एंड बोलते हैं। माइक्रोपाइल के जस्ट अपोजिट जो एंड होता है उसको चलेजल एंड बोलते हैं। ठीक है। और एम्ब्रियो के जो एम्ब्रियो के अंदर जो न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, जो कवर रखता है सीट को, उसको एम्ब्रियो सैक बोलते हैं। हर एक एम्ब्रियो के अंदर बेसिकली क्या क्या प्रेजेंट होता है? सिनर्जिड प्रेजेंट होता है, एक एग सेल होता है जिसको हम यहाँ पर एग एपरेटस बोलते हैं, और इधर एंटीपोडल होता है। ठीक है। और बीच में 2n होता है, n प्लस n सेकेंडरी न्यूक्लियस होता है। ये फ्यूनिकुल है। देखो फ्यूनिकल प्लेसेंटा आया यहाँ पे और इस प्लेस से अटैच हुआ तो इसको हाइलम, और कोजन लाइक स्ट्रक्चर को फ्यूनिकल बोलते हैं। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, इसके क्वेश्चन पूछे गए हैं। एक बार इंटेग्यूमेंट्स का पूछा गया था कि जो लीची होता है, लीची में जो एडिबल पार्ट होता है एरिल होता है। एरिल किसका मॉडिफिकेशन होता है? इंटेग्यूमेंट्स का होता है। याद रखिएगा कि एडिबल पार्ट ऑफ लीची इज फ्लैशी एरिल एंड एरिल इज द मॉडिफिकेशन ऑफ इंटेग्यूमेंट्स। एरिल किसका मॉडिफिकेशन है? इंटेग्यूमेंट्स का है। तो देखो यहाँ पर सिंपल सा और दिखाया गया है, ये एग सेल है, सेंटर में एग सेल, दो सिनर्जिड हैं, ये दोनों सिनर्जिड हैं। ये वाला एग सेल है, माइक्रोपाइलर एंड है। ठीक है। ये एंटीपोडल एंड है, 3 है, पोलर न्यूक्लियाई है, ये चलेजल एंड है। ठीक। देखो द मेन रीजन ऑफ ओव्यूल इज कंपोज्ड ऑफ मास ऑफ पैरेन्काइमेटस सेल्स।
तो डेफिनेटली पैरेन्काइमेटस सेल में क्या होगा, फूड स्टोर होगा, कॉल्ड न्यूसिलस। इसको बोलते हैं हम लोग न्यूसिलस बोलते हैं क्योंकि इसके अंदर फूड स्टोर होता है। न्यूसिलस इज द मेन पार्ट ऑफ ओव्यूल। द न्यूसिलस इज कवर्ड बाय 1 or 2 कोट कॉल्ड इंटेग्यूमेंट्स। मतलब न्यूसिलस को कौन कवर रखता है, इंटेग्यूमेंट कवर करता है। इन मोस्ट ऑफ ओव्यूल फ्यूनिकल इज अटैच टू द मेन बॉडी। फ्यूनिकल किससे अटैच होता है, मेन बॉडी से होगा ऑफ द ओव्यूल फॉर सम डिस्टेंस एट लेटरल साइड टू फॉर्म अ रिज लाइक स्ट्रक्चर इज नोन एज रापा। मतलब उससे कुछ दूरी पे जो स्ट्रक्चर डेवलप होता है उस स्ट्रक्चर को बोलते हैं हम लोग रापा। इंपॉर्टेंट है रापा। A place where from where funicle and integuments arise, मतलब जहां से फ्यूनिकल और इंटेग्यूमेंट्स अराइज होते हैं उसको चलेजल एंड बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो है अ प्लेस वेयर फ्यूनिकल एंड इंटेग्यूमेंट्स अराइजेस इज कॉल्ड चलेजल एंड। इंटेग्यूमेंट्स absent जस्ट अपोजिट टू द चलेजल। मतलब चलेजल एंड के जस्ट अपोजिट एंड पे इंटेग्यूमेंट्स absent होते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग माइक्रोपाइलर एंड। क्या बोलते हैं इसको, माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल में क्या होते हैं, बाइटैगमिक इंटेग्यूमेंट्स ओव्यूल होता है, यानी कि 2 पार्ट्स होते हैं। आउटर रीजन विच इज सराउंडेड बाय आउटर इंटेग्यूमेंट्स इज कॉल्ड एक्सोस्टोम। आउटर पार्ट एक्सोस्टोम और अंदर के पार्ट को बोलते हैं एंडोस्टोम। ठीक है, द इनर पार्ट ऑफ माइक्रोपाइल विच इज सराउंडेड बाय इनर इंटेग्यूमेंट इज कॉल्ड एंडोस्टोम। 2 पार्ट होते हैं, एक्सोस्टोम और एंडोस्टोम। तो एंडो अंदर वाला होगा, एक्सो आउटर वाला होता है। देखो टाइप्स ऑफ ओव्यूल ऑन द बेसिस ऑफ इंटेग्यूमेंट्स। मतलब अब इंटेग्यूमेंट्स के बेसिस पे कुछ ओव्यूल के हम यहाँ पर टाइप देखेंगे। डेवलपमेंट की बात अभी करेंगे हम लोग। देखो अ सिंगल इंटेग्यूमेंटेड ओव्यूल इज कॉल्ड यूनिटैग्मिक। मतलब अगर एक ही इंटेग्यूमेंट है तो यूनिटैग्मिक ओव्यूल बोलते हैं। जैसे गैमोपेटेली और जिम्नोस्पर्म में देखने के लिए मिलता है। इसमें गैमोपेटेली और जिम्नोस्पर्म में यूनिटैग्मिक होता है। तो 2 इंटेग्यूमेंट्स हैं तो बाइटैग्मिक ओव्यूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बाइटैग्मिक, जो मोस्ट ऑफ एंजियोस्पर्म में मिलता है। और पॉलीपेटेली, कैप्सिला और मोनोकोट। मतलब मोनोकोट में ये मिलेगा, तो इसलिए ये वाला बाइटैग्मिक जो है इसको बेटा याद कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है। द ओव्यूल इन विच इंटेग्यूमेंट्स आर एब्सेंट, जिसमें इंटेग्यूमेंट एब्सेंट होते हैं उसको एटैग्मिक बोलते हैं। तो लिरिसोरा, लोरियंथस और सेंटलम, यानी कि इसको हम चंदन बोलते हैं, सेंटलम। ठीक है, चंदन का वृक्ष आपको पता होगा, ये सैंडलवुड है, तो सेंटलम जो है। ठीक है, तो इसमें एटैग्मिक ओव्यूल प्रेजेंट होता है, मतलब कोई भी इंटेग्यूमेंट्स प्रेजेंट नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पार्ट आएगा तो वो आता है टाइप्स ऑफ ओव्यूल। यानी कि अब इसमें देखेंगे डिफरेंट टाइप के ओव्यूल होते हैं। ये जो माइक्रोपाइलर, चलेजल एंड हाइलम बॉडी, इनके बेसिस पे तो बेसिकली 6 टाइप के होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं यहाँ पर देख लेते हैं। सबसे पहला होता है एट्रोपस या ऑर्थोट्रोपस। तो इसमें क्या होता है, बॉडी ऑफ ओव्यूल क्या होगी, अपराइट इन पोजिशन होती है। माइक्रोपाइलर, चलेजल एंड हाइलम लाई इन वन स्ट्रेट लाइन। मतलब तीनों जो हैं एक ही लाइन में उपस्थित होंगे। एग्जाम्पल होता है बीटल, पाइपर, पोलीगोनम। ठीक है, तो इसमें बेसिकली मिलता है एट्रोपस ओव्यूल। एट्रोपस मिलता है इसमें। तो दूसरा होता है एनाट्रोपस ओव्यूल। देखो एनाट्रोपस ओव्यूल में क्या होता है, ओव्यूल बॉडी ऑफ ओव्यूल कंप्लीटली टर्न एट 180 डिग्री एंगल। इसको यहां पे लिख देते हैं 180 डिग्री, 180 डिग्री के कोण पर प्रेजेंट होती है। ड्यू टू यूनिलैटरल ग्रोथ ऑफ फ्यूनिकुलस। मतलब फ्यूनिकुलस में क्या होगी, यूनिलैटरल ग्रोथ हो जाती है। सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड इनवर्टेड ओव्यूल। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इनवर्टेड ओव्यूल भी बोलते हैं। द चलेजा एंड माइक्रोपाइल लाई इन स्ट्रेट लाइन। इसमें क्या होगा, चलेजल एंड और माइक्रोपाइल, वहां पे हाइलम भी था, ध्यान रखिएगा।
इसमें दोनों स्ट्रेट लाइन में होंगे। हाइलम एंड माइक्रोफाइल लाई बाय साइड वेरी क्लोज टू ईच अदर, मतलब ये दोनों एक दूसरे के बहुत पास होंगे। दिस टाइप ऑफ ओव्यूल फाउंड इन 80% फैमिली ऑफ एंजियोस्पर्म। ये मोस्ट ऑफ एंजियोस्पर्म में यही मिलेगा, लेकिन कैप्सिला में एब्सेंट है, बट नॉट इन कैप्सिला। इन दिस ओव्यूल माइक्रोपाइल फेसिंग डाउनवर्ड कंडीशन, ठीक है, दिस इज द मोस्ट कॉमन टाइप, इसलिए मैंने बोला मोस्ट कॉमन टाइप है, कैप्सिला में नहीं होता है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, जैसे पी वगैरह में मिलता है बेसिकली, कुकुरबिटेसी सोलेनेसी में मिलेगा, कंपोजिटिव फैमिली में मिलता है। नेक्स्ट है हेमीट्रोपस, हेमी एनाट्रोपस ओव्यूल। इसमें क्या होता है, फ्यूनिकल और ये सब 90 डिग्री पे होते हैं। कितने डिग्री पे होते हैं, 90 डिग्री पे, यानी कि बॉडी ऑफ ओव्यूल बेंट ऑन फ्यूनिकल एट 90 डिग्री। ये 900 नहीं है, ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री, ठीक है। तो बॉडी ऑफ ओव्यूल प्रेजेंट एट राइट एंगल, पहला 180 था, उससे पहले क्या था, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन था 0 डिग्री पे टू द फ्यूनिकुलस। दिस इज इंटरमीडिएट टाइप बिटवीन ऑर्थो एंड एनाट्रोपस, ये लाइन से भी क्वेश्चन मिल जाएगा। दिस इज इंटरमीडिएट टाइप बिटवीन ऑर्थो एंड एना। दिस ओव्यूल इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल ओव्यूल। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, हॉरिजॉन्टल ओव्यूल भी कहते हैं, बिकॉज बॉडी ऑफ ओव्यूल प्रेजेंट इन हॉरिजॉन्टल पोजीशन, क्योंकि ओव्यूल की जो पोजीशन है वो हॉरिजॉन्टल होगी। माइक्रोपाइल एंड चलेजल आर प्रेजेंट इन द सेम लाइन, बट माइक्रोपाइल इज सिचुएटेड अवे फ्रॉम हाइलम, मतलब माइक्रोपाइल हाइलम से दूर होगा। जैसे रानिनकुलेसी, ट्राइनकुला, गोल्फीमेलिया, इनमें मिलता है। रानिनकुलेस को याद रखना है आपको केवल। नेक्स्ट आता है आपका कैम्पाइलोट्रोपस ओव्यूल। ये एक कर्व्ड होता है, कर्वेचर इज नॉट इफेक्टिव इन दिस वे, माइक्रोपाइल एंड चलेजल डू नॉट प्रेजेंट इन स्ट्रेट लाइन, बस इतना याद रखना और कुछ नहीं। लेग्यूमिनेसी फैमिली में मिलता है, कौन सी में, लेग्यूमिनेसी और क्रूसीफेर। इन्हें कैप्सिला में कौन सा मिलता है, कैम्पाइलोट्रोपस, इस चीज को याद रखना, कैम्पाइलोट्रोपस। नेक्स्ट है एम्फीट्रोपस ओव्यूल। तो देखो, कर्वेचर इज मोर प्रोनाउंस्ड और इफेक्टिव in the nucleus, and due to this effect of nucleus, embryo sac become horseshoe shape। embryo कैसा हो जाएगा, horseshoe shape हो जाएगा। माइक्रोपाइल कम क्लोज टू हाइलम, माइक्रोपाइल किसके पास आ जाएगा, हाइलम के। इट इज ऑल्सो कॉल्ड ट्रांसवर्स ओव्यूल। एग्जाम्पल है मिराबिलस में मिलेगा, लेमना, पोपी, एलिस्मा और ब्यूटामेसी फैमिली। तो आपको पोपी याद रख लेना, जिसको पोस्ता बोलते हैं या खसखस, ठीक है, उसमें एम्फीट्रोपस। नेक्स्ट है सर्सिनोट्रोपस। तो देखो, ओव्यूल की बॉडी क्या होगी, इन्वर्टेड हो जाती है, बॉडी ऑफ ओव्यूल इज इन्वर्टेड एंड अगेन टर्न इनटू स्ट्रेट लाइन पोजीशन, मतलब पहले उल्टा हुआ फिर से वो स्ट्रेट लाइन में आ जाता है, ठीक है। तो कितने डिग्री का, 360 डिग्री। द एंटायर बॉडी ऑफ ओव्यूल इज सराउंडेड बाय फ्यूनिकुलस। कौन सराउंड करता है पूरी बॉडी ओव्यूल की, फ्यूनिकल सर्वाइव करता है, जैसे कि ओपनशिया में मिलता है। देखो डायग्राम देख लेते हैं नेक्स्ट, इसका ओपनशिया में देखने के लिए मिलता है। देख लीजिए, 6 डिफरेंट टाइप के यहाँ पर ओव्यूल हैं। इसमें सब स्ट्रेट लाइन में आया है, जिसको हमने ऑर्थोट्रोपस बोला था, एनाट्रोपस है, हेमीट्रोपस है, ठीक है, कैम्पाइलोट्रोपस है, एम्फीट्रोपस है और सर्सिनोट्रोपस है। एक बार इन्वर्ट हुआ, इन्वर्ट होने के बाद फिर से स्ट्रेट लाइन हो गया, ठीक है। तो इस चीज को आप जरूर याद रखिए, ठीक है, ये डायग्राम है इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट आता है मेगास्पोरोजेनेसिस, मतलब डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट, मतलब फीमेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट किस तरीके से होता है उसके बारे में बताया गया है। तो देखो, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, ये ओव्यूल प्राइमोडियम है, ये प्राइमरी आर्किस्पोरियल सेल है। क्या है,
प्राइमरी आर्किस्पोरियल सेल। प्राइमरी आर्किस्पोरियल सेल क्या करेगी, देखो इसमें स्पोरोजिनस सेल, ये प्राइमरी आर्किस्पोरियल सेल दोनों क्या करती हैं, कॉन्टिन्यूसली डिवाइड करती रहेगी। ये प्रोटेक्टिव यानी कि इंटेग्यूमेंट्स बना रहा है, प्रोटेक्टिव कवरिंग बना रहा है। ये प्राइमरी पेराइटल सेल है अंदर की तरफ, अंदर प्राइमरी यानी कि स्पोरोजिनस सेल होती है। इसके बाद इनमें कॉन्टिन्यूसली डिवीजन होता जाएगा। तो कितने सेल, 1 2 3 4, 4 सेल स्टेज आ गया। ठीक है, ये हैप्लॉइड मेगास्पोर है सब। अब 4 सेल स्टेज आने के बाद देखते हैं इसमें क्या होता है। हाँ, तो ये 4 सेल में 4 में से 3 ऊपर वाली ये डीजनरेट हो जाती है, केवल एक सेल बची। एक सेल जो है ये डिवाइड करेगी, यानी कि इसका केवल न्यूक्लियस डिवाइड करेगा, डिवाइस करेगा। देखो यहाँ पर सब ये हैप्लॉइड हैं, ध्यान रखिएगा ये सब हैप्लॉइड हैं। तो हैप्लॉइड के बाद यहाँ पर क्या हुआ, देखो डिवीजन स्टार्ट हो गया, यानी कि 1 से 2 बना, 2 से 4 और 4 से 8। अब क्या होगा, इन 8 यहां पर 8 न्यूक्लियस स्टेज है, 8 न्यूक्लियस स्टेज। इसमें से ये जो सेल हैं ये अपना एक कॉर्नर पे पहुंच जाएंगे 3 और 3 इधर की तरफ। एक एक सेल दोनों सेंटर की तरफ मूव कराना स्टार्ट कर देंगे। जब मूव कराना स्टार्ट करेंगी तो क्या होगा, बीच में n+n यानी कि पोलर न्यूक्लियाई आ जाएगा। ये n+n है, 2n नहीं होता है, दोनों न्यूक्लियस अलग अलग उपस्थित होते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, ये n+n स्टेज मिलेगा, यहाँ पर 3 एंटीपोडल सेल बन जाएगा और 3 यहाँ पर ये एग एपरेटस बन जाता है। एग एपरेटस के अंदर 2 सिनर्जिड होते हैं और एक एग सेल होता है। ठीक है, इसको एग सेल बोलते हैं इस वाले को, और ये जो 2 हैं इनको साइनर्जिड बोलते हैं। इसको साइनर्जिड बोलते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, तो इसके बाद अगर मैं इसका एक आपको डायग्राम दिखाऊं तो वो कुछ डायग्राम इस तरीके के दिखेंगे। देखो इतना याद रखिएगा, देखो प्राइमरी आर्किस्पोरियल सेल है, प्राइमरी पेराइटल सेल, प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल, ये बना। पेराइटल सेल बाहर की तरफ रह गया और मेगास्पोर मदर सेल, यानी कि मेगास्पोर बोला था यानी कि ओव्यूल। ठीक है, यानी कि ये ओव्यूल मदर सेल को भी बोल सकते हैं हम लोग इसको। अब इसमें डिवीजन हुआ, डिवीजन होने के बाद मेगास्पोर मदर सेल में ये एक टेट्राड बना दिया। क्या बना दिया, टेट्राड, यानी कि 4 सेल स्टेज आ गई। 4 सेल स्टेज, 4 में से 3 डीजनरेट हो जाएंगी, केवल एक बचेगा फंक्शनल मेगास्पोर। और ये फंक्शनल मेगास्पोर ही आगे क्या करता है, पूरे ओव्यूल का फॉर्मेशन करता है। ठीक, तो यहां पर देख सकते हैं इसका जो थियरी है कि मेगास्पोर इज द फर्स्ट सेल ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। यानी कि ओव्यूल, ovule is the first cell of female gametophyte. This megaspore grow in size and obtain nutrition from the nucleus. ये ग्रो करेगा और न्यूक्लियस से क्या करता है, न्यूक्लियस क्या था, जो यहाँ पर पैरेन्काइमेटस सेल प्रेजेंट थी न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराने वाली, उसी को तो हमने बोला था न्यूक्लियस। द न्यूक्लियस ऑफ मेगास्पोर डिवाइड माइटोटिकली टू फॉर्म अ 2 न्यूक्लियाई, मतलब 2 न्यूक्लियाई फॉर्म कर देती है। Each nucleus move towards the opposite pole and reach at their respective pole, मतलब अपने respective pole पे चले जाएंगे। Both the nuclei lie at the poles, divide twice mitotically, मतलब 2 बार उसमें माइटोसिस होगा। ठीक है, पहले एक बार हुआ, 2 सेल बनी। देखो ये एक था न्यूक्लियस, इसमें माइटोसिस हुआ, 2 सेल बनी, दोनों अपने अपोजिट पोल की तरफ मूव करना स्टार्ट कर दिए। अब यहाँ पर डबल माइटोसिस होगा, तो एक बार माइटोसिस से ऊपर की तरफ 2
नीचे की तरफ 2। दूसरी बार माइटोसिस होगा तो ऊपर की तरफ 4 और नीचे की तरफ 4 सेल बन जाएंगी। ठीक है, इसी को बोला इन्होंने ट्वाइस माइटोटिकली रिजल्टिंग 4 न्यूक्लियाई आर फॉर्म्ड एच ईच पोल। ईच पोल पे 4 न्यूक्लियस होंगे तो टोटल कितने होंगे? 8 न्यूक्लियाई प्रेजेंट होंगे, 8 न्यूक्लियस होंगे, ध्यान रखना इस चीज को। ठीक है, हाँ। अब इसके बाद क्या होगा, एक एक न्यूक्लियस दोनों पोल से सेंटर की तरफ मूव करना स्टार्ट करेगा। मतलब देखो ये मेरे पास फंक्शनल मेगास्पोर था जिसमें 4 न्यूक्लियस इधर बने और 4 यहां पर बने। अब इसमें से एक एक न्यूक्लियस सेंटर की तरफ मूव करना स्टार्ट कर दिया ऐसे। तो यहां पर 3 इधर आ गए और 3 अपना दूसरे एंड पर प्रेजेंट है। तो इसको बोलते हैं, एक को एग एपरेटस और दूसरे को माइक्रोपाइलर एंड, मतलब एंटीपोडल सेल, और बीच का होता है सेंट्रल सेल। तो देखो यहां पर ये अलग पूरा सेल बना लेंगी। तो यहां पर 7 सेल्ड 8 न्यूक्लियस 8 न्यूक्लियाई स्टेज बन जाती है। कितने? 7 सेल्ड 8 न्यूक्लियाई स्टेज बन जाएगी, क्योंकि ये जो न्यूक्लियस है इसमें साइटोकाइनेसिस होगा। 3 सेल यहां पर बनेंगी, 3 यहां पर बनेंगी, 3 और 3 6, और लार्ज में बीच में लार्ज सेल बनती है जिसको हम सेंट्रल सेल बोलते हैं या पोलर न्यूक्लियस। ठीक, तो देखो आउट ऑफ द 4 1 न्यूक्लियस माइग्रेट फ्रॉम द बोथ पोल, 1 न्यूक्लियस फ्रॉम चलेजल साइड एंड 1 न्यूक्लियस फ्रॉम माइक्रोपाइलर, जो मैंने अभी यहां पर आपको दिखाया। ठीक है, लेट सपोज मैंने इसको बोला चलेजल, ये माइक्रोपाइलर है। माइक्रोपाइलर टुवर्ड्स द सेंटर, दे आर नोन एज पोलर न्यूक्लियाई। बोथ पोलर न्यूक्लियाई आर प्रेजेंट इन द सेंटर। इनको ये कहां पर आ गए? सेंटर में आ गए। तो अब इस स्टेज में क्या होगा, देखो 3 न्यूक्लियाई at each pole surrounded by cytoplasm to form cell as a result of cytokinesis। ठीक है, अगर साइटोकाइनेसिस हुआ तो क्या बनेगा? 7 सेल्ड 8 न्यूक्लियाई स्टेज बन जाएगा। 3 सेल्ड आर फॉर्म टुवर्ड्स द माइक्रोपाइल in which 1 cell is large and more distinct out of 3, this called egg cell। जो लार्ज सेल है इसको हम बोलते हैं egg cell। The remaining 2 smaller cell are known as synergid। इसको बोलते हैं synergid। 3 micropylar end collectively known as egg apparatus। क्या बोलते हैं इसको? egg apparatus, यानी कि 1 egg cell और 2 synergid। क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो egg apparatus होता है उसका क्या कंपोजिशन है। egg apparatus में एक egg cell होगा और 2 synergid होंगे। ठीक है, ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एग सेल होगा और 2 सिनर्जिड होंगे। तो देखो these the 3 cells are formed towards the chalazel, उनको हम एंटीपोडल सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंटीपोडल सेल। अब उसमें भी क्या होता है, both the polar nuclei present in the central cell, but just before the process of fertilization they unite or fuse together in the center to form secondary nucleus। It is diploid in nature, मतलब फर्टिलाइजेशन से जस्ट पहले फ्यूज होते हैं, तब 2 n स्टेज बनाते हैं। ठीक है, एंड 1 इन नंबर। तो यहां पर कौन सी स्टेज आ गई हमारे पास? 7 सेल्ड 8 न्यूक्लियाई। कैसी आ गई? 7 सेल्ड 8 न्यूक्लियाई स्टेज। 7 सेल्ड 8 न्यूक्लियाई स्टेज।
याद रखिएगा इस चीज को। 7 सेल 8 न्यूक्लियाई स्टेज प्रेजेंट होती है एंजियोस्पर्म में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ओव्यूल का फॉर्मेशन दिखाया गया है, ठीक है। ये फ्लावर है, यहाँ पर ओव्यूल है, मेगास्पोर मदर सेल है, ये डिजेनरेट हो जाएंगी। ये 4 बनी, 4 में से 3 डिजेनरेट हुई, 1 बची, 1 से 8 न्यूक्लियाई बना, और इसके बाद देखो ये एग सेल, 2 नीचे सिनर्जिड, ऊपर की तरफ एंटीपोडल सेल, और ये पोलर न्यूक्लियाई, ठीक है। ये स्टेज बन जाती है। तो ये एनसीईआरटी का डायग्राम है नेक्स्ट, ये आपकी आदरणीय एनसीईआरटी में दिया हुआ है। देखो जो एक बचा था उसमें से पहले माइटोसिस हुआ, अपने अपोजिट पोल की तरफ गए, वहां पर डबल माइटोसिस से 8 सेल 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज आ गई, 3 एक तरफ मूव करे, 3 एक तरफ, और एक एक पोलर में। तो इधर एंटीपोडल, इधर सिनर्जिड या एग एपरेटस, बीच में सेंट्रल सेल या पोलर न्यूक्लियर। तो ये स्टेज बन जाएगी। ये चलेजल एंड है, एंटीपोडल एंड पे इधर माइक्रोपाइल। ये यहाँ पर जो ये पैर लाइक स्ट्रक्चर है, ये फिलीफॉर्म एपरेटस है। इसके थ्रू क्या करती है पोलन ट्यूब इसमें एंटर करने का काम करती है, सिनर्जिड है, ठीक है। तो देखो फिर से, और अगर एनलार्ज करके दिखाया गया है, चलेजल एंड माइक्रोपाइलर एपरेटस सिनर्जिड फिलीफॉर्म एपरेटस माइक्रोपाइलर एंड। तो ये बेसिकली यहाँ पर मेंशन किया है, और कुछ नहीं है। यहाँ पर देख सकते हैं आप, कंप्लीट है। ये माइक्रोपाइलर एंड है। माइक्रोपाइलर एंड पे एग एपरेटस होता है। एग एपरेटस में सिनर्जिड और एग सेल होती है, इसको बोलते हैं एग एपरेटस, एग एपरेटस, ठीक है। यहाँ पर ये फिलीफॉर्म एपरेटस होता है, जिसके थ्रू क्या करती है पोलन ट्यूब एंटर करती है, ठीक। इसके बाद माइक्रोपाइलर एंड हो गया हमारा। देखो सेम फिर से मैंने डेवलपमेंट दिखाया आपको। एम्ब्रियोसैक, यानी कि एम्ब्रियोसैक या मदर सेल ऑफ डिप्लॉइड है। ये इनर सेल ग्रो करा, डिजेनरेट होगी 4, ये हैप्लॉइड हो गया था, ध्यान रखिएगा मियोसिस हुआ था। यहाँ पर क्या हुआ था, मियोसिस। तो इसके बाद एक नरिशमेंट लिया, माइटोसिस किया, 2 बनाया, दोनों अपोजिट पोल की तरफ मूव करके फिर माइटोसिस हुआ, 4 बने, 4 से मूव किया, 8 बने, और 8 से फिर से एक एक पोलर में आ गया, ये सेंटर सेल बन जाएगा, ये स्टेज आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा दिखाया गया बेसिकली। होप फॉर द बेस्ट, आपको ये समझ में आ गया होगा। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है पॉलिनेशन, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक आएगा हमारा पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। तो पॉलिनेशन को हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो फॉर द बेस्ट, आपको ये समझ में आया होगा। तो आज का लेक्चर हम यहीं पर फिनिश करते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो यू कैन आस्क मी। थैंक यू।